हेलो स्टूडेंट, जीके बाय देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के जीके की श्रृंखला में आज अपन कला संस्कृति से टॉपिक ले रहे हैं। राजस्थान के दुर्गों के बारे में बात कर लेते हैं और अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमें हर एग्जाम में राजस्थान से संबंधित जो भी एग्जाम है उनमें ही क्वेश्चन मिलते रहते हैं इस टॉपिक के। वैसे तो बहुत सारे दुर्ग आते हैं और फिर भी हम विभिन्न दुर्गों की महत्वपूर्ण जो बातें हैं, महत्वपूर्ण जो कंटेंट है उनके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के दुर्गों की श्रेणियों की बात करें तो एक पुस्तक आती है, शुक्र ने लिखी है, शुक्र नीति। और शुक्र नीति में राजस्थान के दुर्गों की लगभग 9 श्रेणियां बताई गई है। तो शुक्र नीति में राजस्थान के दुर्गों की श्रेणियों की संख्या 9 बताई है। इन 9 श्रेणियों के बारे में बात कर लेते हैं। अलग अलग श्रेणियां जैसे मरुस्थल में स्थित है, कोई वन में स्थित है, पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, उसके बारे में। एक श्रेणी हम देख सकते हैं पारीक दुर्ग की। और पारीक दुर्ग का मतलब है कि जिस दुर्ग या किले के चारों ओर, जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, अर्थात किले की सुरक्षार्थ किले के चारों ओर गहरी खाई हो और कभी कभी उस खाई में एक तरह से जल भी भर दिया जाता है किले तक, एक तरह से शत्रु सैनिकों को पहुंचने से रोकने के लिए। तो जिसके चारों ओर गहरी खाई हो चारों तरफ, तो उसको पारीक दुर्ग कहा जाता है। और खासकर हम एक तरह से जूनागढ़ दुर्ग को, बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसको इस श्रेणी में रख सकते हैं। भरतपुर का जो डीग दुर्ग है उसको भी हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। अगली एक श्रेणी आती है पारिद दुर्ग की, जहां पारिक से ख उठाएंगे और यहां से हम खाई से जोड़ देंगे। तो पारिद अलग है, पारिक शब्द अलग है। पारिद दुर्ग का मतलब हुआ जिस दुर्ग के चारों ओर, जिस दुर्ग के चारों तरफ ईंट पत्थर से निर्मित सुदृढ़ परकोटा हो, जिसके चारों ओर सुरक्षा दीवार हो, परकोटा निर्मित हो, उसको पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और खासकर हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, ये एक तरह से हम पारिद दुर्गों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो पारिद दुर्ग का मतलब है कि जिस दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा दीवार युक्त परकोटा और उस पर विभिन्न बुर्जें होती थी एक तरह से निगरानी के लिए, तो वह पारिद दुर्ग का प्रकार था। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग को पारिद दुर्ग में रखा जा सकता है। अगला जो दुर्ग है उसको हम गिरि दुर्ग कह सकते हैं। और गिरि दुर्ग का मतलब हुआ कि जो पहाड़ियों से गिरा हो, जिसके चारों ओर सुरक्षा पहाड़ियां हो, पहाड़ियों से गिरा हुआ। और पहाड़ियों से घिरे हुए दुर्ग की बात करें हम तो एक तरह से रणथंभौर दुर्ग को इसमें इस श्रेणी में हम रख सकते हैं, गिरि दुर्ग की श्रेणी में। इसके अलावा राजस्थान के ज्यादातर जो दुर्ग हैं वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। एक तरह से हम कुंभलगढ़ को भी गिरि दुर्ग कह सकते हैं, चित्तौड़गढ़ को भी गिरि दुर्ग कह सकते हैं। तो गिरि दुर्ग का मतलब हुआ पहाड़ियों से गिरा हुआ जो दुर्ग है उसके बारे में। खासकर इसको रणथंभौर दुर्ग को हम गिरि दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। अगला एक प्रकार आता है एरण या एरण दुर्ग, उसको कह सकते हैं हम। एरण दुर्ग का मतलब हुआ कि जिस दुर्ग के चारों ओर घने जंगल हों, कांटेदार वृक्ष हों खासकर, तो वह दुर्ग जिसकी सुरक्षा कांटेदार वृक्ष या घने जंगल करते हों, कांटेदार वृक्षों से आच्छादित हो, वह दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और एरण दुर्गों में हम एक तरह से इस दुर्ग को रख सकते हैं। जालौर का जो दुर्ग है उसको
एरण दुर्गों की श्रेणी में रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक दुर्ग का प्रकार आता है वन दुर्ग, और वन दुर्ग का मतलब है कि घने वन में अवस्थित, घने जंगलों से घिरा हुआ। और वन दुर्गों की श्रेणी में भी हम रणथंभौर दुर्ग को रख सकते हैं। एक तरह से बहुत नजदीक जाने पर भी दिखाई नहीं देता है, बहुत घने वृक्षों से एक तरह से घिरा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य उसके चारों ओर है। तो वन दुर्गों में भी हम रणथंभौर किले को रख सकते हैं। अगला एक दुर्ग का प्रकार हम धानवन श्रेणी, धानव का मतलब मरुस्थल हुआ, तो धानवन श्रेणी का जो दुर्ग है इसका मतलब है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल एक तरह से मरुस्थल हो, या मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग, विशाल रेत से घिरा हुआ दुर्ग जो है वो धानवन श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। और इस श्रेणी में हम जैसलमेर दुर्ग को रख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, धानवन श्रेणी के दुर्गों में जैसलमेर आप याद रखें। इसके साथ साथ जैसलमेर दुर्ग के अलावा हम भटनेर दुर्ग जो प्राचीनतम दुर्गों में से एक है उसको भी हम एक तरह से धानवन श्रेणी के दुर्गों में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी श्रेणी में एक दुर्ग हम जो है वो जल दुर्ग कह सकते हैं, और इस पे ज्यादा बार क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जल दुर्ग पे ज्यादा बार पूछा गया है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर एक तरह से अथाह जल राशि हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न नदियों से घिरा हुआ हो। तो जल दुर्ग जो है वो एक तरह से जल राशि, जिसके चारों ओर जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग हम कह सकते हैं। और इस दुर्ग में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम गागरोन का रख सकते हैं। गागरोन जो है ये एक कॉमन क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सा जल दुर्ग का उदाहरण आता है, कौन सा जो दुर्ग है जो श्रेष्ठ जल दुर्गों में हम कह सकते हैं। मनोहर ताना का किला जो है वो भी जल दुर्ग है। शेरगढ़ जो 12 का है वो भी जल दुर्ग कहा जा सकता है। एक अति महत्वपूर्ण बात ये होगी। तो अगर हम नंबरिंग करें तो हमें लगभग 7 दुर्ग जो है वो मिल चुके हैं। एक दुर्ग हम सहाय दुर्ग को कह सकते हैं, और एक दुर्ग का प्रकार जो है वो शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग कहा गया है। हालांकि इनके बारे में हमें क्वेश्चन कम ही मिलते हैं, याद रखने की भी जरूरत पड़ती नहीं है। अक्सर सैन्य दुर्ग का मतलब है कि जहां राजा की सुरक्षा, राजा को सहयोग देने के लिए सैन्य बल हमेशा विद्यमान हो, सेना विद्यमान रहती हो, उसको एक तरह से इस श्रेणी में रखा जा सकता है। और सहाय दुर्ग का मतलब हो गया सहायता के लिए, अर्थात जिस दुर्ग में राजा के बंधु बांधव जो है वो हमेशा राजा की सहायतार्थ रहते हों, उसको सहायक दुर्ग कह सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जालोर दुर्ग की सहाय दुर्ग के रूप में हम सिवाना दुर्ग को रख सकते हैं। तो ये शुक्र नीति के अकॉर्डिंग दुर्गों की 9 श्रेणियां होगी। पहली श्रेणी है पारिक, जिसके चारों ओर खाई हो, जूनागढ़ दुर्ग को इसमें रख सकते हैं। पारिद का मतलब जिस दुर्ग के चारों तरफ ईंट पत्थर का मजबूत परकोटा निर्मित हो, जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। गिरि दुर्ग का मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ या पहाड़ी पर स्थित दुर्ग जो है उसको गिरि दुर्ग कह दिया जाता है। एरण दुर्ग कांटेदार वृक्षों से घिरा हुआ दुर्ग, जैसे जालोर। वन दुर्ग जिसके चारों ओर एक तरह से प्राकृतिक सुरक्षा कवच हो, घने वन हो, जैसे रणथंभौर दुर्ग है। इसके अलावा हम भूमि दुर्ग भी कह सकते हैं कि समतल जमीन पर बना हुआ जो दुर्ग है भूमि दुर्ग का उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल नागौर का जो दुर्ग है वो भूमि दुर्ग का उदाहरण मिलता है, समतल जमीन पर निर्मित है। जूनागढ़ दुर्ग भी भूमि दुर्ग का उदाहरण है, एक तरह से समतल जमीन पर निर्मित है। धानवन का मतलब मरुस्थल हो गया कि धानवन जो श्रेणी का दुर्ग है उसमें जैसलमेर और भटनेर को रख सकते हैं, जिसके चारों ओर विशाल मरुस्थल हो, जिस दुर्ग के चारों ओर
अथवा जल राशि हो अर्थात नदियों से घिरा हुआ हो उसको जल दुर्ग कह रहे हैं। गागरोन अति इंपॉर्टेंट है, जो जनरल क्वेश्चन भी हमें मिल जाता है। धानवन का जैसलमेर के बारे में, बटनेर के बारे में हमें जनरल क्वेश्चन मिल सकता है। इसके अलावा प्रकार पूछे जाएंगे, सुमेलित करना पूछे जाएगा तो पारिक, पारित और एक तरह से एरण शब्द याद रखें। सैन्य दुर्ग में हमेशा राजा की सहायता सेना विद्यमान रहती है, उस दुर्ग को सैन्य दुर्ग कह सकते हैं। और सहाय दुर्ग जो है हमेशा राजा की सुरक्षा, तो उसको सहायता देने के लिए बंधु बांधव हमेशा रहते हों, उसको हम सहाय दुर्ग कह सकते हैं। ये तो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग जो है वो दुर्गों की 9 श्रेणियां हुई। आगे बढ़ते हैं और पहला जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहले सभी गढ़ों में सर्वश्रेष्ठ गढ़ तो चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है। तो पहला दुर्ग, पहला किला चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माता चित्रांग या चित्रांगद मौर्य को माना जाता है। कुमारपाल प्रबंध ये कह देता है। तो इसका दुर्ग का निर्माता चित्रांगद मौर्य को माना गया। एक शिलालेख में हमने बात की थी कि एक तरह से मानमोरी शिलालेख जो है वो कर्नल टॉड लंदन ले जा रहा था, तो भारी वजन के कारण उसको समुद्र में फेंक दिया गया। और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र में मौर्य वंश का शासन था। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो वंश था उससे अलावा मौर्य वंश था जिसके भीम, भोज, महेश्वर, मान इत्यादि मौर्य शासकों का उल्लेख है। उसी में से एक चित्रांगद मौर्य जो है वो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है। ये अपना सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा इसको चित्रांग मौर्य भी कह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके बहुत सारे उपनाम और अन्य नाम आते हैं। पहला अति महत्वपूर्ण नाम जो है इसको कौटिल्य द्वारा उल्लेखित जो दुर्गों की श्रेणियां हैं, लगभग 4 श्रेणी बताई है और शुक्र नीति की 9 में से 8 श्रेणियों में ये दुर्ग जो है वो फिट बैठता है। अर्थात 8 श्रेणियों की जो विशेषताएं हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाई जाती है। इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया जो कहावत है वो एक तरह से उसकी बहुत सारी विशेषताओं के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। इसी दुर्ग को हम चित्रकूट दुर्ग भी कह सकते हैं। तो इसका एक अन्य नाम हुआ चित्रकूट दुर्ग। इस दुर्ग को हम राजस्थान का गौरव भी कह देते हैं। तो ये राजस्थान का गौरव के नाम से भी प्रसिद्ध दुर्ग है। इसी दुर्ग को राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार भी कह दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि राजस्थान के मैप की हम बात करें, राजस्थान के नक्शे की, तो जो राजस्थान का ये जो पार्ट है एक तरह से चित्तौड़गढ़ वाला, तो यहाँ दक्षिण के साथ साथ एक तरह से पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार, और ये क्षेत्र प्राचीन काल में एक तरह से मालवा से जुड़ा हुआ था। दिल्ली में शासन करने वाले जो शासक हैं दक्षिण जाने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करते थे। यही कारण है कि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण किलों में से भी एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम रख सकते हैं, जो मालवा के पास था। गुजरात की सीमा भी एक तरह से लगती थी, तो गुजरात के शासकों के एक तरह से संघर्ष का केंद्र मालवा के शासकों की नजर उस पर रहती थी। दिल्ली के शासक तो एक तरह से दक्षिण जाने वाले मार्ग में पड़ने के कारण बहुत सारा एक तरह से अटैक करते ही हैं। बहुत सारे शाखे, खासकर 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। तो दक्षिण पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। अगला
सभी किलों में सर्वश्रेष्ठ या किलों का सिरमौर दुर्ग भी इसको कह दिया जाता है। तो इसी को चित्रकूट दुर्ग भी कह देते हैं। चित्रांगद मौर्य इसका निर्माता माना जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ कहावत इसी दुर्ग के बारे में प्रचलित है। राजस्थान का गौरव भी इसको कहा जाता है। किलों का सिरमौर भी इसको कह दिया जाता है। ये जो दुर्ग है वो लगभग 1850 फीट ऊंचाई पर निर्मित है और एक पठार है जो मैसा पठार के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस मैसा पठार पर निर्मित दुर्ग है, जिस मैसा पठार की ऊंचाई लगभग 616 मीटर आती है। तो 616 मीटर ऊंचा मैसा पठार पर अवस्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग को 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने जीता था। तो लगभग 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो बप्पा रावल ने जीता और उसके पश्चात एक तरह से मेवाड़ के रावल शाखा सिसोदिया शाखा का वर्चस्व रहता है चित्तौड़ दुर्ग पर। चित्तौड़ से एक तरह से शासन करते हैं ये राजवंश, राणा या सिसोदिया नाम से प्रसिद्ध। अगला ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के बारे में आकृति की बात करें तो ये जो दुर्ग है इसमें प्रवेश द्वार और सबसे पीछे का जो भाग है इस तरह से पीछे का भाग भी संकरा है और आगे का भाग भी संकरा है। बीच का भाग जो है वो चौड़ा है। तो लगभग 16 किलोमीटर व्यास बताया जाता है दुर्ग का और 2 गुणा 8 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई है अपन कह सकते हैं एक तरह से। और इस दुर्ग की आकृति बहुत सारे विद्वान जो है वो व्हेल मछली के समान मानते हैं। तो दुर्ग जो है मैसा पठार पर अवस्थित व्हेल मछली की आकृति के समान माना जाता है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कह दिया जाता है, अर्थात जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, किले के अंदर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो दूसरे नंबर पे जैसलमेर दुर्ग का नंबर आता है, पहले नंबर पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम आता है कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और सबसे बड़े किलों में से एक, सबसे बड़ा फोर्ट भी इसको कहा जाता है। दूसरा, इस किले के बारे में हम कहें तो एकमात्र किला है जिसमें वर्तमान में भी एक तरह से खेती की जाती है। तो कृषि कार्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग माना गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं और 7 प्रवेश द्वारों में हम कुछ एक प्रवेश द्वार के एक तरह से नाम लिख सकते हैं। जैसे भैरव प्रवेश द्वार है, भैरव पोल है, राम पोल है, हनुमान पोल है, गणेश पोल है। पहली पोल को पांडु पोल कह दिया जाता है, तो पांडु पोल के नाम से प्रसिद्ध है पहली पोल। इसके अलावा लक्ष्मण पोल भी एक प्रवेश द्वार का नाम है। सबसे अंतिम पोल में से सबसे अंतिम जो दरवाजा है उसको जोड़न पोल कह दिया जाता है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विभिन्न प्रवेश द्वार हैं जो एक के बाद एक पार करने के बाद हम मुख्य दुर्ग तक पहुंचते हैं। पांडु पोल, भैरव पोल, राम पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और जोड़न पोल। व्हेल मछली के समान लिविंग फोर्ट और कृषि कार्यों के लिए भी जाना जाता है ये दुर्ग। इस दुर्ग पर विभिन्न साक्य बहे हैं, तो उन साक्यों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि ये जो दुर्ग है वो 3 साक्यों के लिए प्रसिद्ध थे। साका जो शब्द है वो मध्यकालीन शब्दावली में हम सामान्यतः 2 वर्ड लेते हैं। सबसे पहले कि जो दुर्ग में रहने वाले योद्धा हैं वो युद्ध करते हैं शत्रु सेना से, और इसको केसरिया कह दिया जाता है। और अगर जो सारे योद्धा मारे जाते हैं, एक तरह से एक भी योद्धा नहीं बचता है, तो उस संदर्भ में दुर्ग की महिलाएं जो है वो एक तरह से अपने आप को, अपने सतीत्व की रक्षा करने हेतु जल जोहर या एक तरह से अग्नि जोहर करती है। तो दूसरी प्रोसेस जो है वो जोहर, दोनों प्रोसेस होती है तो पूर्ण साका कहलाता है।
और केवल जैसलमेर के संदर्भ में हम अर्ध साके की बात करते हैं। तो केसरिया और जौहर की प्रोसेस होती है, इसको साका कहा जाता है। ये नहीं है कि ये जो साका है वो फिल्म का है, एक तरह से फिल्म का विलेन साका नहीं है, ये साका केसरिया और जौहर को हम कह रहे हैं। पहला साका 1303 में, और इस समय चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह होते हैं और इनका युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह से। तो रतन सिंह और रणवीर सिंह नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। रतन सिंह के दो सेना नायक गोरा और बादल जो है वो एक तरह से युद्ध में मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। तो पहला साका रतन सिंह के समय और अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, जब चित्तौड़ पर एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण आक्रमण करता है और एक तरह से पद्मिनी कथा को भी जोड़ा जाता है। दूसरा जो साका है वो 1534-35 में हुआ और इस समय गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था। विक्रमादित्य शासक होता है और इस समय बहादुर शाह के हमले से सुरक्षार्थ हेतु चित्तौड़ की रानी कर्मावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजी जाती है, लेकिन हुमायूं समय पे पहुंच नहीं पाता और एक तरह से दूसरा साका 1534 में बहादुर शाह के विपरीत एक तरह से विक्रमादित्य और कर्मावती के नेतृत्व में क्रमशः केसरिया और जौहर होता है। तीसरा जो साका है, तीनों घटनाएं एक तरह से रीड के लिए भी अति इंपॉर्टेंट हैं खासकर, और योद्धाओं का भी क्रमशः नाम आगे अपन जिक्र भी करेंगे, डिटेल से भी देखेंगे, फिर भी योद्धाओं को भी क्रमशः देखते जाएं। तीसरा साका इस किले के संदर्भ में 1567 ईस्वी में आता है और इस समय चित्तौड़ के शासक जो है वो उदय सिंह थे और उदय सिंह के समय अकबर का आक्रमण होता है। उदय सिंह चित्तौड़ किले का भार जयमल और फत्ता को सौंपकर पहाड़ों में चले जाते हैं, जहां छापामार युद्ध पद्धति अपनाते हुए एक तरह से मुगल सेना का सामना करते हैं। और इस समय अकबर के विरुद्ध जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने युद्ध किया था। दोनों मारे जाते हैं और दोनों से इतना प्रभावित होता है कि वह आगरा किले के मुख्य द्वार के बाहर एक तरह से गजारूढ़ प्रतिमाएं जो है इनकी स्थापित करवाई जाती है। तो ये अपना रीड का भी क्वेश्चन हुआ, गजारूढ़ प्रतिमाओं के संदर्भ में जयमल और फत्ता से संबंधित। तो जयमल फत्ता दो सेनानायक है, योद्धा है उदय सिंह के। गोरा और बादल जो है दो सेनानायक थे रतन सिंह के। जेता और कुंपा दो सेनानायक आते हैं मालदेव के। आल्ला और उदल दो सेनानायक आते हैं परमर्दी देव चंदेल शासक के। तो तीन साके 1303, 1534 और 1567 में। प्रारंभिक जो शासन होता है वो चित्रांगद मौर्य का, मौर्य वंश का होता है और उसके बाद बप्पा रावल के नेतृत्व में मेवाड़ के एक तरह से रावल और सिसोदियाओं का शासन रहता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। चित्तौड़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग में दो स्तंभ आते हैं। एक आता है जैन कीर्ति स्तंभ और एक आता है विजय स्तंभ। कुंभा द्वारा मालवा विजय की स्मृति में विजय स्तंभ बनवाया गया और एक जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो इस दुर्ग में मुख्य स्तंभों के रूप में ले सकते हैं। इस दुर्ग में मुख्य मंदिर हैं जो अक्सर हमें पूछे जा सकते हैं, अति महत्वपूर्ण है। एक श्रृंगार चौरी मंदिर आता है, नंबर 1 समिधेश्वर का मंदिर है जो मोकल द्वारा निर्मित था। एक जैन शांतिनाथ जो एक तीर्थंकर हुए हैं तो उनका एक मंदिर है। मीरा मंदिर भी आता है। मुख्यतः हम देख सकते हैं कि इस किले में छतरियां आती है, तो खासकर बाघ सिंह की छतरी आती है इस किले में। और इसी किले में मीराबाई के गुरु रैदास की भी छतरी है। तो रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु थे। प्रारंभ में मीराबाई ने जीव गोस्वामी को अपना गुरु बनाया था, रैदास
को बाद में गुरु। तो 2 छतरियां जो है वो भी इस किले में हैं। अन्य भवनों में हम देखते हैं तो एक तरह से जयमल फत्ता की हवेलियां एक महत्वपूर्ण इमारत है। नंबर 2 नवलखा महल जो बनवीर द्वारा निर्मित है, ये एक इस किले में महत्वपूर्ण इमारत है। इसके अलावा हरामियों का बाड़ा घी तेल की बावड़ी के संदर्भ में एक पद्मिनी महल जो है, पद्मिनी महल इसका एक अन्य भवन है, इमारत है। तो 2 मुख्य रूप से छतरियां, बाघ सिंह और रैदास की छतरी, बहुत सारे भवन है जिनमें पद्मिनी महल, हरामियों का बाड़ा, नवलखा महल और जयमल फत्ता की हवेलियां हैं। 2 स्तंभ हैं, जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ। मुख्य मंदिरों की बात करें तो श्रृंगार चौड़ी मंदिर, शमिधेश्वर मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, मीरा मंदिर जो है वो सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दिल्ली से दक्षिण जाने वाला जो मार्ग था उस मार्ग पर अवस्थित होता है और इसी की सीमा लगती है खासकर मालवा से। तो मालवा की सीमा पर अवस्थित होने के कारण मालवा के शासकों द्वारा भी समय समय पर आक्रमण किया जाता है और गुजरात सीमा के भी निकट होता है। तो एक तरह से दिल्ली से दक्षिण जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण चित्तौड़ दुर्ग पे जो है वो दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों की जो नजर है वो ज्यादा रहती थी और किले को एक तरह से बहुत बार युद्धों का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारे साके हुए। तो अति महत्वपूर्ण अपने गौरवान्वित इतिहास के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो, उसके बारे में हमने बात की। एक और इम्पोर्टेंट बात कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वैसे सभी श्रेणियों में फिट बैठता है, दानवन श्रेणी को छोड़ दें तो 8 श्रेणियों में फिट है। और ये दुर्ग मुख्य रूप से गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है। तो गंभीरी और बेड़च नदियां इसके पास से बहती है, तो इन नदियों के किनारे अवस्थित दुर्ग है। तो जल दुर्ग भी इसको कहा जा सकता है, जल दुर्गों की श्रेणी में भी इसको रखा जा सकता है। एक चित्तौड़गढ़ में ही दूसरा दुर्ग आता है जिसको भैंसरोडगढ़ दुर्ग कह दिया जाता है। इस भैंसरोडगढ़ की भी मुख्य रूप से हम बात कर लेते हैं। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है उसकी लोकेशन चित्तौड़ में है। ये 2 नदियों के संगम पर है, चंबल और बामनी नदी, चंबल और ब्राह्मणी नदी भी कह सकते हैं। इसके निर्माता भैंसा साहब व्यापारी और रोड़ा चारण को माना गया है। कर्नल टोड का मानना है कि ये दुर्ग जो है वो खासकर प्राचीन काल में जो व्यापारी हैं और खासकर व्यापार कारवां के माध्यम से काफिले के रूप में करते थे, तो व्यापारी कारवां की सुरक्षार्थ इस किले का निर्माण करवाया गया। नदियों के एक तरह से संगम पर अवस्थित है, अति महत्वपूर्ण किला। और भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है उसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। तो ये एक अति महत्वपूर्ण उपाधि, जल दुर्ग का उदाहरण भी इसको कहा जा सकता है। रोड़ाचारण और भैंसा साहब व्यापारी द्वारा निर्मित चित्तौड़ में अवस्थित महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक, खासकर व्यापारी कारवां की सुरक्षार्थ बनाया गया दुर्ग। आगे की श्रृंखला में हम अन्य दुर्गों की बात करेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।